चलो आज हमने स्टार्ट करना है वैदिक एज। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके स्टार्टिंग से डिक्लाइन तक, और डिक्लाइन होने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था आर्यन इन्वेजन। ठीक है, बाकी और हमने फैक्टर्स देखे थे, कुछ नेचुरल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उसका डिक्लाइन हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा रीजन था आर्यन इन्वेजन। तो ये जो आर्यंस हैं, वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ये अराउंड 200 बीसी प्रेवलेंट था, और 18,000 बीसी में ये डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसी पीरियड के अराउंड जो आर्यंस हैं वो इंडिया में इन्वेड किया उन्होंने। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट थ्योरीज हैं कि आर्यन जो है उनका ओरिजिन क्या है, वो कहां से आए थे। तो जो आर्य है, आर्यंस, ये जो वर्ड है आर्या, आर्या मीन्स नोबल, नोबल मतलब कोई किंग। तो किंग्स थे ये, कहा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नेम। बट इनके इन्वेजन्स की डिफरेंट थ्योरीज हैं, एक एक करके थ्योरीज डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी जो थ्योरी है, जो मोस्टली एक्सेप्टेबल है, उसको बोलते हैं सेंट्रल एशियन थ्योरी, कि इनका ओरिजिन क्या है, सेंट्रल एशिया, जो ईरान वाला एरिया है। एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स म्यूलर, कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि आर्यन से आए। और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अपने थ्योरीज दिए और उसके रीजंस दिए। इसका रीजन क्या था कि जो ईरान का टेक्स्ट है एक उस टाइम का, उसका नाम है जेन अवेस्टा। जैसे इंडिया का उस टाइम का टेक्स्ट है वेद, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सेम टाइम पे ईरान का एक टेक्स्ट था जेन अवेस्टा। तो जेन अवेस्टा में जो वर्ड्स हैं, जो ऋग्वेदा में वर्ड्स हैं, वही सेम अवेस्टा में वर्ड्स हैं। तो इनकी कुछ वर्ड्स सेम है। दैट मीन्स के जेन अवेस्टा सेंट्रल एशिया में लिखा गया, इसलिए सेंट्रल एशिया से आए थे। ये फर्स्ट थ्योरी, क्लियर। उसके बाद सेकंड थ्योरी है कि ये यूरोप से आए थे। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय विलियम जोन्स। बेटा सुन लो, आपको पीपीटीज मिल जाएंगी ये सारी इसकी। ठीक है, सुन लो, समझ लो। विलियम जोन्स, इसका रीजन क्या था। नाउ दे स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे जो आर्यंस थे? इंडो यूरोपियन में कौन सी लैंग्वेज, ऋग्वेदा कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए? संस्कृत में। ठीक है, तो जो संस्कृत है, इसके साथ कुछ और सेम टाइम की जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि लैटिन, जर्मन, ग्रीक, इवन इंग्लिश। कहा जाता है कि ये जो पूरा ग्रुप है, इसको हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। जो संस्कृत है वो भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आती है। उसका एविडेंस क्या है कि इनके जो कुछ वर्ड्स हैं वो सेम है। जैसे कि हिंदी संस्कृत का भ्राता इज इंग्लिश में ब्रदर, है ना। ऐसे ही फादर ऑफ, ये संस्कृत का पितृ, इसमें पितृ बोलते हैं फादर को, और लैटिन में इसको पीटर बोलते हैं। मदर को मात्र बोलते हैं संस्कृत में, और लैटिन में मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स के कुछ कुछ ये साउंड सेम है। जैसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसको संस्कृत में त्रिग्नोमती बोलते हैं। ऐसे तो कुछ वर्ड सेम है। तो मतलब कि जो आर्यंस है वो यूरोप से है, क्योंकि उनकी यूरोप जैसी ही लैंग्वेज थी, संस्कृत। एंड दिस वाज गिवन बाय विलियम जोन्स। इन्होंने बनाया था एक ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स बंगाल में, और उसमें ओरिएंटल का मतलब होता है लोकल, इंडियन, एंशिएंट। तो उसमें ने ये सब कुछ स्टडी की थी इन्होंने। जितने भी ऋग्वेदास हैं, उसके बाद उपनिषद हैं, इन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसकी स्टडी की। तो यहां से इन्होंने ये थ्योरी दी, विलियम जोन्स ने। इसके बाद फिर एक थर्ड थ्योरी है बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि ये लोग आए थे आर्कटिक एरिया से और आर्कटिक रीजन से। आर्कटिक रीजन इज बिल्कुल हमारा नॉर्थ पोल वाला एरिया, है ना, बिल्कुल अर्थ के टॉप पे।
उसका रीजन क्या था? अब ऋग्वेदा में लिखा हुआ है कि जहां से आर्यंस आए हैं वहां पे 6 मंथ्स की नाइट्स होती हैं और 6 मंथ्स का ही डेज होते हैं। ये ऋग्वेदा में लिखा हुआ। तो ऐसा कहां पे होता है? आर्कटिक रीजन में। जो आर्कटिक एरिया वहां पे 6 मंथ्स तक रात रहती है, फिर 6 मंथ्स का दिन होता है। तो ये उसका एविडेंस है। दिस आर्कटिक थ्योरी इज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद लास्ट थ्योरी है, दिस वाज गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या फाइंड किया था? कहां सुनते हैं इनका नाम? आर्य समाज। तो ये जो आर्य समाज वर्ड है ये आर्यन से ही लिया गया है, ठीक है। और इसी आर्य समाज का एक स्लोगन है, बैक टू वेदास। अभी आर्य समाज क्यों बनाया गया था? कि हिंदुइज्म में आइडियोलेटरी वर्शिप आ गया, डिफरेंट चेंजेस हो गए जो एक्चुअल वैदिक रिलीजन में नहीं था। तो इसमें यही सिखाया जाता है कि हमें वेदों को फॉलो करना, ठीक है। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी क्या थी? कि जो आर्यंस थे वो आए थे तिब्बत से, तिब्बत एरिया से। इसका रीजन क्या था? कि जो तिब्बत है ये हाइट पे है। तिब्बत को हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये तिब्बत को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे ऊपर है तिब्बत। तो जो आर्यंस हैं दे वर सेमी नोमैडिक पीपल। नोमैडिक मतलब नोमैड्स कौन होते हैं? जो अनसेटल्ड लाइफ जीते हैं, जो एक जगह नहीं रहते हैं, जिनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती। तो ऐसे ही ये तिब्बत से नीचे को उतर आए। तिब्बत पे जब बहुत ज्यादा ठंड हो गई तो ये नीचे को उतर आए, प्लेन्स में आके सेटल हो गए। तो ये थ्योरी थी। दिस वाज बाय दयानंद सरस्वती। तो ये 4 थ्योरीज हैं। इसमें से जो मोस्टली सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाती है वो फर्स्ट थ्योरी है, सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल एशिया में भी कहां पे? स्टेपीज। स्टेपीज ग्रासलैंड्स होते हैं, ग्रासलैंड्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब ग्रासलैंड्स में क्या होता है? ग्रेजिंग करवाई जाती है। दैट्स व्हाई दे वर सेमी नोमैडिक। सेमी नोमैड्स वही होते हैं जिनके पास कैटल होता है, लाइव स्टॉक होता है। आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं जो गर्मियों में पहाड़ों से नीचे उतर आती हैं, जिनके पास 100-100 बकरियां होती हैं, ठीक है। वो सर्दियों में ऊपर, दो वो सारे होते हैं सेमी नोमैडिक पीपल, ठीक है। तो ये स्टेपीज से आए थे, ग्रासलैंड से आए थे। ये स्टेपीज आज है जहां पे हंगरी कंट्री है, हंगेरी, उस एरिया से आए थे। चलो, अब आर्यंस आए फ्रॉम खैबर पास। दे एंटर्ड इंडिया फ्रॉम खैबर पास। ये खैबर पास है इन हिंद कुश हिमालयस, इन अफगानिस्तान, हिंद कुश हिमालयस, राइट। अब यहां पे जब आए तो ये सेटल कहां पे हुए? सप्त सिंधु वाले एरिया में। सप्त सिंधु मीन्स लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब ये 7 रिवर्स कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, सरस्वती, एक रह गई चनाब। ये 7 रिवर्स हैं, इनको हम बोलते हैं सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। पर ये जो सरस्वती है ये आज नहीं है, बाकी सारी नहीं, वो अलग। सरस्वती आज की रिवर है घग्गर एंड हकरा। घग्गर हकरा को बोला जाता है सरस्वती रिवर, और इसको होलीएस्ट रिवर माना गया है इन ऋग्वेदा। दिस इज द होलीएस्ट रिवर, सबसे ज्यादा प्योर रिवर है ये सरस्वती। अब घग्गर आज के टाइम पे हरियाणा में देखने को मिलती है, ठीक है। ये निकलती है हिमाचल दक्षाई हिल से, पिंजौर से क्रॉस होते हुए ये आगे हरियाणा में जाके फिर कोई एंड नहीं है इसका, ये बीच में ही सूख जाती है। जैसे लूनी रिवर है, लूनी का भी कोई एंड नहीं है, वो गुजरात में बीच में ही सूख जाती है, सौराष्ट्र वाले पेनिनसुला में। तो ये भी ऐसी रिवर है, ठीक है। यहाँ से जब हम पिंजौर जाते हैं तो, गए हो आप पिंजौर यहाँ से?
कभी कसौली, शिमला नहीं। कभी जाओ तो नोटिस करना है, कुशल्या डैम है, एक कुशल्या डैम आता है पिंजौर में, वो इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है, सरस्वती रिवर के ऊपर। ठीक है, अब उसको घग्गर घग्गर नदी बोलते हैं, घग्गर हकरा चैनल बोलते हैं उसको। तो वो आज की सरस्वती है, बाकी सारी तो हैं आज। ठीक है, बट ये जो नेम्स है, ऐसे नाम नहीं लिखे हुए हैं वेदोस में। इन हर एक रिवर का एक वैदिक नेम है, अलग नेम से बोला जाता है इनको। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या नेम्स है। ठीक है, तो जो आर्यन एज है या वैदिक सिविलाइजेशन है, इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, अर्ली एंड लेटर। ठीक है, अर्ली में हम पढ़ेंगे इनकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन एंड ज्योग्राफी। ये सारी चीजें पढ़ेंगे अर्ली में भी लेटर में भी, कि कैसे चेंज हुआ। ज्योग्राफी में सबसे पहले ये अर्ली टाइम में सब सिंधु पे आके इन्होंने सेटल किया, इन अर्ली वैदिक एज। लेटर में ये चले गए आगे यूपी बिहार तक, और ज्यादा इंडिया के अंदर आ गए। सब सिंधु वाला एरिया वही है जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहीं पढ़ा था ना हमने, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड। अब ये आगे बिहार यूपी तक शिफ्ट हो गए और अंदर आ गए आर्यंस। ठीक है, ऐसे पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस होंगे, वो हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस होंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं हम थ्रू द पीपीटी। इतना क्लियर है? We'll start. So the Aryans were semi-nomadic pastoral people. Pastoral वही होते हैं जो अपने लाइफ स्टॉक की ग्रेजिंग करवाते हैं, वो पेस्टोरल पीपल हैं जो अनसेटल्ड लाइफ जीते हैं, इसलिए ये शिफ्ट होते रहे। द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यन इज मैटर ऑफ डिबेट विद डिफरेंट एक्सपर्ट्स सजेस्टिंग डिफरेंट ओरिजिन्स, जहां से ये ओरिजिन्स हुए। सम में से दैट दे केम फ्रॉम कैस्पियन सी इन सेंट्रल एशिया, दिस वाज सेड बाय मैक्स म्यूलर। कैस्पियन सी हमारा यूरोप और एशिया के बीच में है, रशिया का बॉर्डर है पूरा उसके साथ। ठीक है, while the other they originated from Russian steppes, Bal Gangadhar Tilak of the opinion that Aryans came from Arctic region. The Vedic age started with the Aryans occupation of Indo-Gangetic plain. ये Indo-Gangetic plain क्या है? This is the area between Indus and गंगा या Ganges. ठीक है, इस एरिया के बीच में इन्होंने सेटल किया जब ये आए। मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य इज नोबल, सो दे स्पोक संस्कृत लैंग्वेज एंड इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये इंडो यूरोपियन की जो थ्योरी थी, दिस वाज गिवन बाय विलियम जोन्स। दे लेड अ रूरल सेमी नोमैडिक लाइफ एज कंपेयर टू द इंडस वैली पीपल। इंडस वैली जो वाले जो लोग थे वो तो अर्बन थे, अर्बन सोसाइटी में रहते हैं, ये लोग रूरल थे, ये अर्बन नहीं थे। इनके टाइम पे शहर नहीं होंगे, गांव होंगे, ये गांव से बड़े होते होते अपने एक स्टेट्स बनेंगी। इट इज बिलीव दैट दे एंटर्ड थ्रू खेबर पास इन हिंदकुश हिमालयास। अब इसके बाद जितनी भी इन्वेजन होंगी वो सारी खेबर पास से ही होंगी, हिंदकुश हिमालय से ही होंगी। सॉरी, अर्ली वैदिक एज स्टार्ट करते हैं हम। तो इनिशियली द आर्यंस लिव्ड इन द लैंड नोन एज सप्त सिंधु, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब इनके नाम क्या क्या है? सिंधु तो इंडस का ही नाम है, ठीक है। विपाश या विपाशा, दिस इज द नेम ऑफ ब्यास। झेलम का वितास था, परूशनी, राविका, अस्कनी, चिनाब का, शतुद्री, सतलुज एंड सरस्वती। सरस्वती इटसेल्फ इज अ संस्कृत नेम। तो ये नेम है, तो ये नेम्स आपको याद करने हैं। ये एसएससी वगैरह एग्जाम में आते हैं, इनके वैदिक नेम बताओ या संस्कृत नेम बताओ। ठीक है, तो ये पीपीटीज ऑलरेडी ग्रुप में डली हुई है, मैं दोबारा डाल दूंगा। कुछ बच्चे दोबारा ऐड अब हो ना ग्रुप में, मैं दोबारा डाल दूंगा ग्रुप में। चलो, सो अर्ली वैदिक एज में हम एक एक करके पिक करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो पॉलिटिक्स जो इनकी स्टार्ट हुई ना, वो इनकी फैमिली से स्टार्ट हुई। जो बेसिक फैमिली थी उसको बोला जाता था जना।
जना मीन्स फैमिली, ठीक है, ये लार्जेस्ट सोशल यूनिट बना। और ये एक एक जना, एक ट्राइब, हर ट्राइब का एक अपना जना था, अपनी फैमिली थी, ट्राइब्स के बेसिस पे बनी ये फैमिलीज, ठीक है। जिसके बाद इनमें कुछ सॉरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने, एक बनी सभा और एक बनी समिति। सभा एंड समिति, जैसे हमारा विधानसभा है, पार्लियामेंट है, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइब्स। हर ट्राइब की डिफरेंट सभा थी, हर ट्राइब की डिफरेंट समिति थी। सभा वाज ग्रुप ऑफ एलीट, इसमें एलीट होंगे, एलीट मतलब लीडर्स होंगे, और समिति में सारे मेंबर्स होंगे, ठीक है। और इसके वुमेन भी मेंबर्स होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वुमेन को अलाउड नहीं है इसमें पार्टिसिपेट करना, ठीक है। सो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द किंग वाज नोन एज राजान, और ये जो जना है इसका जो हेड होगा उसको बोला जाएगा राजान, जहां से राजा वर्ड आएगा बाद में, ठीक है। जना मींस फैमिली, उसके हेड को बोलेंगे राजान। और ये मोनार्कियल है, मोनार्की मतलब किंग, मतलब इसके बाद जो किंग बनेगा वो इसी का ही सन किंग बनेगा। मोनार्की का मतलब क्या होता है कि इसमें इलेक्शन नहीं होगी, किंग का बेटा ही किंग बनेगा आगे। So patriarchal families, patriarchal means male dominating families. Jana was the largest social unit in Rigvedic times. So एक चीज और है, एक चीज मैं मिस कर दी, सेकंड। अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ एक ही वेद लिखा जाएगा, दैट इज ऋग्वेद। जो बाकी के 3 वेद हैं वो लेटर वैदिक एज में आएंगे। तो अभी हम जितना भी डिस्कस करेंगे सब कुछ दैट इज अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद ओनली, ठीक है। ऋग्वेद इज डिवाइडेड इन 10 मंडलास एंड 1028 हिम्स या मंत्र, ठीक है। और इन 10 मंडलास में से जो 8th मंडला है उसमें है हमारा गायत्री मंत्र। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, मंडल मींस चैप्टर्स, ठीक है। और इसमें ही जो 10th मंडल है उसमें होगा हमारा वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, 4 वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण सिस्टम, ये 10th मंडल में दिया हुआ है उसमें डिटेल में। चलो पॉलिटिक्स में सोशल ग्रुपिंग, कुल, कुल पता सबको, कुल देवता होता है जैसे, है ना, हर फैमिली का एक गॉड है, तो जैसे हर फैमिली ने अपने कुल को मानना स्टार्ट कर दिया। ग्राम, विशु, जना, ये सारी एक ही चीज है, ये सब कुछ सेम है। ट्राइबल असेंबलीज, 2 तरह की असेंबलीज थी, सभा एंड समिति। और इन्हीं ट्राइबल्स, ये जो असेंबलीज हैं, इन्हीं का ही एक एग्जांपल है भरत ट्राइब। ये कहां पे सुनी है भरत ट्राइब? भारत का नाम इसी पे रखा गया, पर ये ट्राइब और कहां पे यूज हुई है, बहुत बड़ी जगह में। भरत का नाम और कहां पे सुनते हैं? इन रामायणा। तो जो रामायणा है ना वो इसी भरत ट्राइब की स्टोरी है, ठीक है। अर्ली वैदिक एज में ये जो ट्राइब्स हैं, जो जना बन रहे हैं, जिनका जो राजान था वो था राजा दशरथ, ठीक है, वो इसी की स्टोरी है। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर सोसाइटी की बात करें, तो वही आपको बताया, एक था सॉरी सभा एंड समिति। तो सभा समिति में इनमें वुमेन अलाउड है, ठीक है। देख कोई चाइल्ड मैरिज नहीं है, देयर इज नो चाइल्ड मैरिज, वुमेन एंजॉयड द रिस्पेक्टेबल पोजीशन, दे वर अलाउड टू सभास एंड समितिज। और इसमें हमारे पास कुछ वुमेन पोइट्स के एग्जांपल्स हैं, जिसमें सबसे फेमस है लोपामुद्रा, ठीक है। और भी हैं विश्ववारा, घोषा एंड अपाला। कैटल स्पेशली काउ बिकेम द वेरी इंपॉर्टेंट, काउस बहुत इंपॉर्टेंट है। काउस ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि दे आर पेस्टोरल पीपल, ये तो ग्रेजिंग करवाते हैं, तो काउस इंपॉर्टेंट है। बाद में जो काउ है, काउ वुड बी कंसिडर्ड एज गॉड इन लेटर वैदिक पीरियड। और काउ को ऋग्वेदा में किस नाम से लिखा गया है, ये याद रखना, गौरी। ऋग्वेदा में जितनी बार भी गौरी लिखा है उसका मतलब क्या है, काउ, ठीक है।
है, ये कुछ जो चीजें एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं ना वो पीपीटी में नहीं है, इसलिए। चलो, सोशल डिस्टिंक्शन एग्जिस्टेड बट नॉट रिजिड एंड हेरिडिटरी। सोशल डिस्टिंक्शंस थी, डिफरेंट कास्ट थी, बट इतना ज्यादा रिजिड नहीं था। रिजिड मतलब इतना कट्टर नहीं था, फ्लेक्सिबल सिस्टम था। तो इसमें सिस्टम क्या था अर्ली वैदिक एज में? एक राजान है और बाकी उसकी प्रजा है, बस। और कोई कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं है, कास्ट के बेसिस पे ना कोई क्लास डिस्टिंक्शन है, एक सिंपल सी चीज है। दिस वॉज इन सोसाइटी। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्वियसली पेस्टोरल है, तो ये क्या करेंगे? कैटल रेयरिंग करेंगे। दे आर कैटल रेयरिंग पीपल। ये नोमैडिक है, अभी सेटल नहीं हुए हैं। लेटर वैदिक एज में जाके जब सेटल हो जाएंगे फिर ये एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करेंगे। सो दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, हैड हॉर्स चैरियट्स, रिवर्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। सब सिंधु वाले एरियाज में, वहां पे 7 रिवर्स हैं, तो रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगी। कॉटन एंड वुलन फैब्रिक्स वर स्पन। स्पन मतलब उससे टेक्सटाइल्स बनाए जाते थे, कॉटन से ऊन के गोले बनते हैं ना, उसको हम स्पन बोलते हैं, स्पनिंग। तो उससे ये कपड़े का भी बिजनेस करेंगे एंड ट्रेड भी करेंगे। अब बार्टर सिस्टम तो था, बट कॉइन्स भी आने स्टार्ट हो गए। अब हमारे पास करेंसी भी आ गई। बार्टर सिस्टम फेल हो गया। बार्टर सिस्टम फेल होने की 2 रीजंस होती हैं, वैसे 2 ही रीजंस हैं। एक को हम बोलते हैं, बताया था मैंने पहले क्या? हाँ, तो 2 रीजन होते हैं बार्टर सिस्टम के। एक होता है डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, एक होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स क्या होता है कि इक्वल नहीं है, ठीक है। अब गोल्ड और राइस में बार्टर सिस्टम नहीं हो सकता, एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और डिविजिबिलिटी कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो मैं दे रहा हूं अगले वाले पर्सन को वो चाहिए, बट वो जो मुझे दे रहा है वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से बार्टर सिस्टम फेल हो गया। और इसमें करेंसी की इंट्रोडक्शन हुई, निष्का। ये बेसिकली कॉइन्स थे, कॉइनेज करेंसी। अब कॉइन्स ही चलेंगे आगे, कॉइन्स ही चलते रहेंगे। जब अंग्रेज आएंगे फिर वो पेपर करेंसी लेके आएंगे, तब तक कॉइन्स चलेंगे। तो ये था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे ये काम करते थे। इसके बाद रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजन में इन लोगों ने नेचर को गॉड मानना स्टार्ट किया सबसे पहले। देयर वॉज नो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा नहीं थी, आइडोलेटरी नहीं थी। नेचर में जैसे देखो गॉड्स कौन थे? इंद्रा। इंद्रा इज थंडर, बारिश, नेचर है वो। इसके अलावा पृथ्वी, अग्नि, वरुण, वायु, ये सारी चीजें, ये सब कुछ नेचर है, राइट। फीमेल डेटीज वर उषा एंड अदिति। ये उषा एंड अदिति, ये उषा एंड अदिति, दीज आर गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली, खुशहाली के लिए, ठीक है। एंड देयर वर नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वर्शिप। तो आइडल वर्शिप ही नहीं है तो टेम्पल्स नहीं होंगे, क्योंकि आइडल वर्शिप तो टेम्पल्स में ही की जाती है। जब टेम्पल ही नहीं है तो कोई आइडल वर्शिप नहीं। तो ऐसे ये गॉड्स, ये और भी बहुत सारे गॉड्स थे, सूर्य, सन, ठीक है। इसके अलावा विष्णु, ठीक है। और कुछ और भी चीजें थी जिनको हम सबऑर्डिनेट गॉड्स बोलते हैं, जैसे कि अप्सरा, अप्सराएं होती हैं जैसे जो भगवान के द्वार में अप्सराएं टाइप, वो। तो ऐसे बहुत सारे सबऑर्डिनेट गॉड्स थे। और भी एक और गॉड था सोमा, दिस इज गॉड ऑफ प्लांट्स, सोमरस वाला, ठीक है। फिर एक था कुशान, दिस इज गॉड ऑफ काउ। काउ उसका प्रोटेक्टर। अब काउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको भी कोई प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, तो कुशान, ठीक है। ये कुछ गॉड्स हैं। लीकर, सोम, हाँ हाँ, लीकर बाद में वो सोमरस लीकर ही बन गया ना। तो एक्चुअली वो आया सबसे पहले प्लांट से था। नहीं, इस पीरियड में नहीं थी, लेटर में जाके होगी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं था इस चीज में। हाँ बिल्कुल इक्वल था। जब हम सेकंड फेज में जाएंगे लेटर में, तो उसमें वुमेन की पोजीशन डिटीरियोरेट हो जाएगी, उनको सभा समिति में जाना अलाउड नहीं होगा। चाइल्ड मैरिज इसमें नहीं है, तो उसमें चाइल्ड मैरिज भी प्रेवलेंट हो जाएगी, और सती प्रथा भी आ जाएगी। सती प्रथा के साथ एक और चीज होती है, पर्दा सिस्टम। दो नई चीजें आएंगी। पर्दा सिस्टम पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ,
और अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उनको अपने ब्रदर इन लॉ या फादर इन लॉ उनके सामने कभी नहीं आना, उनके अपनी फेस कभी नहीं दिखाना। ठीक है, ये सारा सिस्टम प्रेवलेंट होगा फिर लेटर वैदिक एज में जाके, अभी अर्ली में कुछ भी नहीं है। तो ये था अर्ली वैदिक एज, इसमें सिंपल सिंपल चीजें हैं। कोई डाउट अभी तक? चले आगे। चलो, लेटर वैदिक एज में अब जो आर्यंस थे ये थोड़ा और ज्यादा ईस्टवर्ड चले गए, वेस्टर्न साइड, यूपी, यूपी में ये कोशाला एरिया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी महाजनपद में, और बिहार वाले एरिया में। अब ये गंगा से आगे को क्रॉस कर गए। अब लेटर वैदिक एज में ये गंगा प्लेन्स, दीज आर गंगा प्लेन्स, और इस एरिया में क्या है, फर्टाइल लैंड। तो फर्टाइल लैंड होने की वजह से ये यहां पे सेटल हो गए, परमानेंटली सेटल होना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और इनको एक चीज मिली बिहार में ही, दैट वाज आयरन। ठीक है, दैट्स वाई जो वैदिक एज है इसको हम आयरन एज भी बोलते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कौन सी एज थी, दैट वाज ब्रॉन्ज एज, क्योंकि ब्रॉन्ज किससे बनता है, टिन एंड कॉपर। ठीक है, तो उनके पास टिन था जो कि अफगानिस्तान से आता था, और कॉपर था जो कि राजस्थान खेतरी माइन से आता था। ठीक है, अब इनको आयरन मिल गया बिहार में, तो उस एरिया में इन्होंने सेटल करना स्टार्ट कर दिया। अब आयरन की आने की वजह से ये अब वेपन्स भी बनाएंगे। स्टोन एज, ब्रॉन एज से पहले की एक स्टेज है स्टोन एज। क्या क्या चीज, जैसे कि आयरन हमारे उसमें देश में हो गया, तो ये हमारे देश का नाम नहीं आया या फिर हमारे देश के नाम में ही आया। अब ये इंडियंस बन चुके हैं, अब ये इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के जो लोकल पॉपुलेशन थी उनके साथ ये मिक्सअप हो चुके हैं। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड और ज्यादा आगे को बढ़ जाएगा, अब ये 1500 1400 1300 बीसी तक आ चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे ये और ज्यादा सेटल होना शुरू हो जाएंगे, इसके बाद स्टेट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये गांव में ही थे, ये गांव से अब शहर बनाएंगे, शहर से फिर ये अपना एक स्टेट बनाएंगे, एक पर्टिकुलर टेरिटरीज बनाएंगे, जो ये फैमिलीज है यही एक्सपैंड होंगी, इनके ट्राइब के नाम पे ही बाद में स्टेट्स बन जाएंगी। ठीक है, तो जो आप बोल रहे हो स्टोन एज, उसमें 3 पीरियड होते हैं। ठीक है, पेलियोलिथिक सबसे पहले का, मिडिल वाला मेसोलिथिक, और नया वाला नियोलिथिक। ठीक है, तो वो मतलब हम हमारा सिलेबस में नहीं है इसमें, अगर आप चाहते हो तो हम कर लेंगे किसी दिन डिस्कस, उसमें कुछ इतना है नहीं, उसमें पत्थर से ये यही चीजें बनती होती थी पत्थर से, और बेसिकली जो अर्ली मैन थे होमोसेपियंस के टाइम पे, उस टाइम का है वो, जिसमें वो पत्थर से आग बनाते होते थे। ठीक है, दैट इज बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ होमो, हाँ होमोसेपियंस वाले टाइम पे। तो स्टोन एज, फिर ब्रॉन्ज एज, फिर आयरन एज, ऐसे चलता है। स्टोन एज से पहले की जो एज थी उसको हम बोलते हैं आइस एज। उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, हमारे पास स्टोन एज की भी नहीं, सिर्फ एविडेंसेस है। ठीक है, आइस एज इज, ये हमें ज्योग्राफी से पता लगता है कि इतने मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे आइस ही होती थी बस। ठीक है, जब हम वो पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी में पढ़ा है आपने, पेंजिया, ठीक है, गोंडवाना लैंड, वो टूट टूट के फिर एक अंगारा लैंड बन गया, एक लॉश, वो ये सारा अलग अलग एरियाज बन के फिर कॉन्टिनेंट्स बनने स्टार्ट हुए, तो वो वाली एज इज आइस एज। ठीक है, तो ये ऐसे एजेस बढ़ती चली जा रही है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आयरन एज में। तो आयरन से इनके पास वेपन्स आएंगे, वेपन्स के आने की वजह से इनकी एक आर्मी बन जाएगी, और जब आर्मी बन जाएगी फिर ये बैटल्स लड़नी स्टार्ट कर देंगे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, जो था जना, एक फैमिली, अब वो बन गया जनपदा। जो जना था वो जनपदा बन गया, जनपदा इज और बड़ी एक्सटेंडेड टेरिटरी, टेरिटरी एक्सपैंड कर गई, और बड़ी टेरिटरी बन गई। सो इसमें किंगडम्स, किंगडम्स लाइक महाजनपदास वर फॉर्म्ड एमेलगमेटिंग स्मॉलर किंगडम्स, स्मॉलर किंगडम जुड़ के एक बड़ा किंगडम बन गया जनपदा। ठीक है, जब जनपदा से और छोटे छोटे जनपद मिलेंगे तो बन जाएगा महाजनपदा। और कितने महाजनपद बनेंगे टोटल, 16।
16 महाजनपदास बनेंगे, उसमें से एक महाजनपदा होगा बहुत फेमस कुरु। ठीक है, और ये कुरु जनपदा की स्टोरी कहां पे है? कुरुक्षेत्र में। इसकी कैपिटल होगी कुरु की इंद्रप्रस्थ, जो आज का दिल्ली है। एंड दिस कुरु ट्राइब के हैं कौरवस और पांडवस, और ये जो महाभारत की स्टोरी है वो ये कुरु ट्राइब की स्टोरी है। ठीक है, तो लेटर वैदिक एज के टाइम पे महाभारत और रामायण लिखा जाएगा, लेटर वैदिक एज के टाइम पे। चलो, सो किंग्स पावर इंक्रीज्ड बाय वेरियस सैक्रिफाइसेस। अब किंग्स जो है वो वेरियस सैक्रिफाइस करेगा। 3 तरह के सैक्रिफाइस है, याद रखना। एक है राजस्यु, दिस इज कंसेक्रेशन सेरेमनी। इसमें जब किंग एक गद्दी पे बैठता है तो उस पर सेलिब्रेशन होती है बहुत बड़ी। ठीक है, पूरी दूर दूर से लोगों को बुलाया जाता है, उसमें हवन करवाया जाता है, डिफरेंट रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, वो होता है राजस्यु। एक होता है वाजपेय, वाजपेय इज चैरियट रेस। इस चैरियट रेस में क्या होता है, बाकी के जो हॉर्समैन है, किंग्समैन है, सेम फैमिली के जो हॉर्स राइडिंग है, वो सारे एक रेस करते हैं और उसमें किंग को ही जिताया जाता है। सबको बोला जाता है कि तुमने हारना है, हमारे किंग ने ही जीतना है। और इसमें क्या होता है, जिसका घोड़ा सबसे दूर तक भागेगा उतनी टेरिटरी उसकी हो जाती है, उस राजे की। दिस इज वाजपेय। और फिर अश्वमेधा, ये हॉर्स सेक्रीफाइस होता है, घोड़ा। अश्व मीन्स हॉर्स, तो हॉर्स सेक्रीफाइस करवाया जाता है। और ये सेक्रीफाइस अब सारे करेगा कौन? ये करेंगे ब्राह्मण्स। तो इसलिए ब्राह्मण्स की जो पोजीशन है वो हाईएस्ट हो जाएगी। ब्राह्मण्स जो है वो सुप्रीम बन जाएंगे, सबसे ऊपर सोसाइटी में। इसलिए वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्योंकि राजाओं के जितने भी रिचुअल्स है वो सारे ब्राह्मण ही करवा रहे हैं। ठीक है, तो सभा समिति, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी अब, क्योंकि अब यहां पे किंगडम्स, मोनार्कीज आ गई कंप्लीटली। सभा समिति में पहले क्या था, कुछ डिसीजंस लिए जाते थे, अब वो नहीं लिए जाएंगे। तो ऐसे ही वुमेन की पोजीशन भी डिटीरियरेट हो जाएगी, क्योंकि यहां पे उनकी इंपॉर्टेंस थी, ये खत्म हो गया, तो अब वुमेन की पार्टिसिपेशन भी खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। क्या करवाते थे? रामायण में जैसे अश्वमेध योग हुआ था, इसका मतलब वही। हाँ, वही चीज है, वही चीज है। तो उसमें तो हॉर्स जहां तक जाएगा वो टेरिटरी उसकी उतनी हो जाती है। हाँ, इसमें सैक्रिफाइस का। एक मिनट, ये शायद उल्टा लिखा हुआ है। हाँ, ये उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी, ये उल्टा लिखा हुआ, मैं इसको ठीक कर दूंगा। थैंक यू, आपने करेक्ट कर दिया। ये अश्वमेधा जो होता है, वो जो ये वाजपेयी मैंने बताया ना, वो होता है चैरियट रेस। अश्वमेधा इज चैरियट रेस। ठीक है, और ये वाजपेयी में सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, अश्वमेधा में जहां तक घोड़ा भागेगा वहां तक टेरिटरी उसकी हो जाएगी। यहाँ पे गलत गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट, मैं कोई बात नहीं, मैं जो पीपीटी डालूंगा ना उसमें करेक्ट कर दूंगा। चलो, अब आ गया वर्ना सिस्टम। तो वर्ना सिस्टम को हम थोड़ा सा अलग से डिस्कस कर लेते हैं। चार वर्ना होते हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण्स कौन होते हैं? प्रीस्ट, जो प्रीस्टली क्लास है। क्षत्रियज आर वॉरियर्स, जो लड़ाई लड़ेंगे। वैश्यज आर मर्चेंट्स, जो बिजनेस करेंगे। और शूद्रास कौन होते हैं? जो इन तीनों को सर्व करते हैं, इन तीनों की सर्विस करते हैं। ये हमारा वर्ना सिस्टम है। ठीक है, अब जब ये वर्ना सिस्टम आया, इंट्रोड्यूस हुआ, सो वर्ना सिस्टम वाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। आप क्या काम कर रहे हो। ठीक है, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप वैश्यास हो गए, अगर आप इनमें से किसी की हेल्प कर रहे हो आप शूद्रा हो गए, अगर आप लड़ाइयों में लड़ने जाते हो तो आप क्षत्रिय हो गए, अगर आप मंदिर में हो, वेदों की आप ये प्रचार कर रहे हो तो आप फिर ब्राह्मण्स हो गए। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। बट बाद में ये ऑक्यूपेशन से चेंज होके बर्थ पे हो गया, जो आज तक चलता हुआ आ रहा है।
ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब अगर आज मैं आर्मी में चला जाऊं तो ऐसे थोड़ी है मेरी कास्ट बदल जाएगी। ठीक है, मैं चाहे किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हूं इसलिए मैं क्षत्रिय हो जाऊंगा। या कल को कोई वैश्या है उसका बेटा बोले कि मेरे को पंडित बनना है, तो वैसे थोड़ी है कि वो फिर ब्राह्मण बन जाएगा, वो रहेगा तो वैश्या ही। तो ये बाद में बाय बर्थ हो गया कि आपने कौन से वर्ण में जन्म लिया है, आपका वही वर्ण रहेगा, आप काम चाहे कुछ भी कर रहे हो। सो दिस वाज स्टार्टेड एज अ कास्ट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, बट लेटर इट चेंज टू ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर इसमें एक नया इंस्टीट्यूशन आया बाद में, गोत्रा। गोत्रा क्या होता है? सरनेम। हाँ, इसी की सब कैटेगरी है, बट सरनेम से डिफाइन करते हैं हम, गोत्र। ठीक है, तो जब मैरिज इंस्टीट्यूशन आया तो उसमें क्या आया कि आपको मैरिज तो सेम ही इसमें करनी है वर्णा में, बट अलग गोत्र में करनी है। वर्ण सेम होना चाहिए, गोत्र अलग होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम क्षत्रिय का एग्जांपल लें, कोई कोई ठाकुर है, कोई चौहान है, ठीक है, तो वो वर्ण सेम है बट सरनेम अलग है। अलग गोत्र में, सेम गोत्र में शादी नहीं करनी और अलग वर्ण में शादी नहीं करनी। ठीक है, सेम गोत्र कर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई बहन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जब गोत्रा ऐसे आया गोत्रा, और जो शूद्रास है, तो शूद्रास जो बनेंगे फिर बाद में जाके बनेंगे दीज आर अनटचेबल्स, डिप्रेस्ड क्लासेस, जिनके साथ छुआछूत होती थी। ठीक है, हरिजन, बाद में महात्मा गांधी इनको हरिजन का नाम देंगे। हरिजन का नाम क्यों देंगे? हरि मीन्स गॉड, जन मीन्स पॉपुलेशन, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता। ठीक है, फिर वो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाएंगे, हरिजन नाम का न्यूज़पेपर लिखेंगे। और जब हम मॉडर्न करेंगे डिप्रेस क्लासेस, वो क्यों किया था महात्मा गांधी ने, बेसिकली उसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। चलो, सो 4 divisions: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. Women were not permitted to attend public assemblies like Sabha Samiti. Their position in society was diminished. चाइल्ड मैरिज जो है ये कॉमन हो गया, अब बच्चों की शादी होने लग गई, बाल विवाह होने लग गया। सब कास्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन आल्सो इमर्ज। गोत्रास वर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, गोत्रास भी आ गए, वो एक इंस्टीट्यूशन बन गया कि अलग गोत्रा में ही शादी करनी है। ठीक है, ये हो गया सोशल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद इकोनॉमिक की बात करें, पहले जो सबसे बड़ा काम कर रहे थे वो कर रहे थे ग्रेजिंग का, अब सेटल हो गए तो अब करेंगे एग्रीकल्चर। इसके अलावा इनके पास आयरन भी आ चुका है तो इसलिए मेटल वर्क भी करेंगे। ठीक है, पॉटर्स व्हील भी था, कारपेंट्री, ये कुछ और काम थे। ठीक है, पॉटरी जो है, पॉटरी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखी थी कि बहुत अच्छे लेवल की पॉटरी थी, उसमें पेंटिंग की जाती थी, पॉलिश किया जाता था उसको, तो ये लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, पॉटरी भी करेंगे। एंड फॉरेन रिलेशंस भी थे इनके, बेबीलोन एंड सुमेरिया। बेबीलोन जो है ये मैसेडोनिया वाले एरिया में है और जो सुमेरिया है ये आज का इराक है, तो वहां तक ट्रेड था इनका। तो इकोनॉमी में कुछ है नहीं इतना खास। रिलीजन इंपॉर्टेंट है, रिलीजन में अब 2 ही गॉड बच गए। ठीक है, विष्णु एंड प्रजापति। प्रजापति इज क्रिएटर एंड विष्णु इज प्रिजर्वर। बाद में फिर जितने भी गॉड जाएंगे वो इनकारनेशन होंगे, जैसे कि राम है तो विष्णु का अवतार है, कृष्ण है तो वो विष्णु का अवतार है, ऐसे तो इनके इनकारनेशन आगे, इसलिए वो गॉड है। Indra Agni lost their significance, importance of prayers diminished and rituals and sacrifices became more elaborate. Sacrifices ज्यादा, अब जो किंग्स हैं वो ज्यादा उन्होंने सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दिया। जो प्रीस्टली क्लास है मतलब ब्राह्मण्स, वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन गए, सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन गए, क्योंकि सारे के सारे जो रिचुअल्स हैं वो ब्राह्मण ही करवाएंगे। उनकी पोजीशन है सबसे ज्यादा ऊपर हो गई, क्योंकि यही डिक्टेट करते थे क्या रूल्स, क्या राइट्स और क्या रिचुअल्स होंगे। और इसी ऑर्थोडॉक्सी की वजह से बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म आएगा। बुद्धिज्म जैनिज्म भी क्षत्रिय में से ही निकलेगा। जो गौतम बुद्धा थे और महावीर जैन थे, ये दोनों क्षत्रिय से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, ये एक संख्या क्लैन था, उसके थे महावीर जैन, और जो ये लॉर्ड बुद्धा थे ये लिच्छवी, एक आगे महाजनपदा बनेगा वैशाली, वहां से बिलोंग करते थे। ठीक है, उनके जो फादर होंगे वो जन्त्रिका क्लैन के होंगे गौतम बुद्ध के, और जो मदर होंगे वो लिच्छवी के होंगे।
तो ये सेम उसी क्षत्रिय क्लास से बिलोंग करेंगे। तो ये हो गया रिलीजन का। इसके अलावा जो पुषान एक गॉड बताया था आपको, दिस बिकेम गॉड ऑफ शूद्रास, क्योंकि अब शूद्रास को तो अलाउड नहीं है टेंपल्स में जाना, आइडल वर्शिप करना, इन गॉड्स को मानना, तो इसलिए इनके गॉड बने पुषान। पुषान पहले कौन किसके गॉड थे? किसके? काओ के। ठीक है, गॉड ऑफ काओ। अब वो बन गया गॉड ऑफ शूद्रास। और मैक्सिमम पॉपुलेशन शूद्रास है, 90% पॉपुलेशन इज शूद्रास। इसके बाद है लिटरेचर। लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में अब ऋग्वेद हो गया। अब लेटर वैदिक एज में तीन और कौन कौन से वेद आए? यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अब यजुर्वेद के बारे में बताया गया है, यजुर्वेद में सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया गया कि क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने हैं किंग को। सामवेद इज ऑल अबाउट म्यूजिक, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 8 राग हैं, कौन कौन से? सारे गामा पादा नी, वो सारे सामवेद से लिए हुए हैं हमने। और अथर्ववेद, इसमें सारे जो मैजिकल स्पेल्स हैं, जो टेंट्रिनिज्म है, जो तांत्रिक एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी ये अथर्ववेद से ली हुई हैं हमने। ये तो लिटरेचर हो गया। इसके अलावा और भी लिटरेचर है, उपनिषद्स। उपनिषद्स को आगे बोलते हैं हम वेदांतास। ठीक है, उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते लिया, जो हमारे ये इंडिया का एक स्लोगन है ना, सत्यमेव जयते। ठीक है, उपनिषद। फिर ब्राह्मणास, ये भी कुछ टेक्स्ट है, ये ब्राह्मणास के लिए था। एक थे अर्यंकास। अर्यंकास भी ब्राह्मण्स के लिए था, जो जंगल में जाते हैं, जंगल में रहते हैं। ठीक है, उनको कैसे अपनी लाइफ जीनी है। क्या सोच रहे हो आप? 12th, हाँ 12th उपनिषद क्या नाम है? कौन सा? हाँ, मांडुका उपनिषद। ठीक है, उसके अलग अलग स्पेलिंग है, कई DYA लिखते हैं, कई DA लिखते हैं। तो ये भी उपनिषद से है, सत्यमेव जयते। इसके अलावा ब्राह्मणास, ब्राह्मणास है फॉर ब्राह्मण्स। ठीक है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट। फिर अर्यंकास, जो लोग जंगल में जाके रहते हैं, उनको कैसे रहना। इसके अलावा रामायण, महाभारत। ठीक है, ये सारे लिटरेचर हैं इस टाइम के। So the word Veda originated from the root Vid, which means spiritual knowledge, subject और acquiring knowledge। 4 वेदा हैं ये हमारे। ऋग्वेदा जो है ये ओल्डेस्ट है, इसमें 10 मंडलास है, 1028 हिम्स है। यजुर्वेदा ये सैक्रिफाइसेस के रिचुअल्स के बारे में बताता है। सामवेद इज म्यूजिक एंड अथर्ववेद इज स्पेल्स। इसके अलावा ब्राह्मणास है, उपनिषद्स है। 108 नंबर सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के कुछ स्कूल्स हैं, जिसको जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नास्तिक और आस्तिक। ठीक है, आस्तिक में हमारे पास जैनिज्म, बुद्धिज्म और 2 और है, हिंदुइज्म नहीं है, एक है जत्रिका, मैं बता दूंगा क्या है। और फिर उसके बाद जो नास्तिक है, उसमें कुछ वो है मीमांसा, संख्या, ये हमारा योगा, ये भी इसमें गिवन बाय पतंजलि। ठीक है, ये सारे उसमें फिलोसफीज हैं। तो फिलोसफीज इतनी डिटेल में पूछी नहीं जाती हैं, बस हम कर लेंगे कवर, क्योंकि अभी इस पे पूर्ण मीमांसा पे क्वेश्चन आया था CDS में एक, इस बार ही आया था। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। 8 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हैं, ये अभी तक चल रहे हैं। और बाकी ग्रेट एपिक्स ऑफ महाभारत एंड रामायण वर रिटन। महाभारत वाज रिटन बाय, महाभारत वाज रिटन बाय, हाँ जी, वेद व्यास। और रामायण वाल्मीकि। और बाद में फिर
दोबारा इसको लिखा गया रामायणा को, उसका नाम है रामचरितमानस। ये किसने लिखा? तुलसीदास ने। सेम स्टोरी आके रामायण वाली, उसमें कुछ चेंजेस है। ठीक है, रामचरितमानस। तो ये सारे टेक्स्ट इस टाइम के। ठीक है, तो ये है वैदिक एज। अब इसके बाद क्या हुआ? वैदिक एज के बाद द्रविडियंस वहीं के रहने वाले लोग हैं। द्रविडियंस कहीं से नहीं आए थे। जो द्रविडियंस है, दे आर नेटिव इंडियंस। वो अपने आप को ट्रू इंडियंस बोलते हैं। वो हमें ट्रू इंडियंस नहीं बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ में जो हम लोग हैं, हम आर्यन रेस से बिलोंग करते हैं, जो नॉर्थ इंडियंस हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि आर्यंस बाहर से आए थे ये, और हम जो है हम वो हमारे पूर्वज हैं, तो हमारे पूर्वज बाहर से आए थे। जो साउथ इंडियंस हैं, साउथ इंडिया मतलब पर्टिकुलरली जो कृष्णा रिवर है उससे नीचे वाला जो एरिया, ठीक है, इसलिए उसकी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है 300 बीसी से। उससे पहले की हिस्ट्री नहीं पता हमें। और ये 300 बीसी में क्या स्टार्ट हुआ था? संगम एज। संगम एज पढ़ते हैं ना, जिसमें 3 किंगडम्स हैं, चीरा, चोला, पांड्यास। ये 3 किंगडम्स हैं, चीरा, चोला, पांड्या। ठीक है, और इनके साथ श्रीलंका वाला जो एरिया सेलोन, वो ये पांड्यास के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये संगम एज है, ये साउथ इंडिया। और इसकी हिस्ट्री सारी की सारी हमारे पास आई है फ्रॉम लिटरेचर, संगम लिटरेचर। संगम मीन्स कॉन्फ्लुएंस, मीटिंग। तो 3 मीटिंग्स हुई थी जिसमें ये टेक्स्ट लिखे गए थे, जिसमें एक था टोलकापियम, रिटन बाय टोलकापियार, एक है पट्टू पट्टू। ठीक है, उसमें 8 स्टोरीज है। टोलकापियम इज ग्रामर, तमिल का ग्रामर। ये भी सीडीएस में क्वेश्चन आया था अभी, टोलकापियम क्या है। तो वो संगम एज के टाइम पे हम करेंगे। मॉर्निंग बैच में आज ही हुआ है ये संगम एज। ठीक है, तो ये थे द्रविडियंस। अब जो अर्ली वैदिक एज में जना था, लेटर में बन गया जनपदा, और बाद में बन गया महाजनपदा। कितने थे ये टोटल? 16। 16 में से अब सारे के सारे जो 16 है वो हमें सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गंधारा इंपॉर्टेंट है, कंबोजा इंपॉर्टेंट है, और सबसे सबसे जो मेन है वो है मगध। सबसे मेन ये 16 में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा ना, वो बनेगा मगध, जो कि है बिहार में। अब ये जो मगध है, ये क्या करेगा? सारे बाकी महाजनपदास को धीरे धीरे करके उसको कॉन्कर करेगा। 3 पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे मगध के जो किंग्स हैं। एक होगी मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होती है? शादी की और दहेज में पूरा एरिया ले लिया। ठीक है। सेकंड, जो इनके स्ट्रॉन्ग नेबर्स हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस, और जो वीक नेबर्स हैं उनको कॉन्कर करके, ये 3 पॉलिसी ये अडॉप्ट करेंगे। और सारी जो 16 नहीं 14 को ये एक्वायर कर लेंगे, जो नॉर्थ वेस्टर्न वाली थी गंधारा एंड कंबोजा, वो आज के पाकिस्तान में। ठीक है, उसको इन्वेट कर लेंगे ईरान एंड एम्पायर, वो ईरान के साथ जुड़ जाएगा। बाकी सारा बन जाएगा मगध एम्पायर, पूरे के पूरे इंडिया में। मतलब ये बीच में से ऐसे फैलना स्टार्ट होगा चारों तरफ में मगध। और मगध एम्पायर की जो कैपिटल होगी वो होगी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा है आज का पटना। पटना बाद में इसकी कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी राजगीर, जहां पे गंगा और सोन रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। ये राजगीर में क्यों शिफ्ट करेंगे? क्योंकि राजगीर एक एक नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। राजगीर शहर ऐसे है कि 5 तरफ पहाड़ है। ठीक है, तो कोई भी वहां पे अटैक नहीं कर पाता था इजीली। और इनके पास आयरन भी था। सेकेंडली, इनके पास बहुत बड़ा लैंड था, इसलिए ये ट्रेन कर पाए अपने एलिफेंट्स को। और इनकी आर्मी की एक स्पेशल चीज होती थी कि इनके पास एलिफेंट्स होते थे, और एलिफेंट जो है वो अगर उसने किसी भी फोर्ट के ऊपर अटैक करना है तो वो इजीली कहीं पे भी अटैक कर सकता। ठीक है, अगर हम उसको कंपेयर करें घोड़ों से या बाकी एनिमल से, तो एलिफेंट इज ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मगध में हम पढ़ेंगे 3 डायनेस्टीज। इसमें 3 डायनेस्टी मतलब फैमिली, 3 फैमिलीज आके इसके ऊपर राज करेंगी। फर्स्ट आएगी हर्यंका,
हर्यंका के आगे 3 किंग्स आएंगे। फर्स्ट विल बी बिंबिसारा, ये सुने नेम्स, अजात शत्रु, और थर्ड कौन आएगा? उदयन। ठीक है, पढ़े हैं नेम्स, सुने पहले। फिर उदयन को कौन हराएगा? शिशुनाग। तो डायनेस्टी आ जाएगी शिशुनाग। इसका फर्स्ट किंग होगा शिशुनाग। इसी का आगे बेटा आएगा काल अशोक। ठीक है, अब काल अशोक को कौन हराएगा? धनानंदा ऑफ नंदा डायनेस्टी। और उसके आगे बेटा आएगा इसका महापद्मानंदा। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, पहले महापद्मानंदा आएगा, बाद में धनानंदा आएगा। पहले महापद्मानंदा, फिर धनानंदा। अब ये जो धनानंदा है ना, ये धनानंदा एक ब्राह्मण की इंसल्ट करेगा। इसके पीछे स्टोरी है एक। धनानंदा एक ब्राह्मण की इंसल्ट करेगा, और वो जो ब्राह्मण होगा वो होगा चाणक्य। ठीक है, और चाणक्य इसका बदला लेने के लिए एक छोटे बच्चे को बचपन से तैयार करेगा, उसको फिलॉसफी सिखाएगा, और बाद में बड़े होके बनेगा चंद्रगुप्ता राजा। और वो धनानंदा को हराएगा विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। और बाद में यहां पे कौन सी डायनेस्टी आ जाएगी? मौर्यन एम्पायर, जिसका किंग बनेगा चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्ता आएगा गुप्ता डायनेस्टी में, जिसमें 2 आएंगे, चंद्रगुप्ता 1, चंद्रगुप्ता 2। ठीक है, तो इसको कौन बिठाएगा थ्रोन पे? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये 3 नाम है इसके, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा आएगा बिंबिसारा। ये है बिंदुसारा, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्या आएगा? बिंदुसार। ये बिंबिसारा, ये बिंदुसार, और फिर इसका बेटा आएगा अशोक का, जो इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाएगा, अशोक का। और इसके साथ साथ ही जन्म होगा बुद्धिज्म का और जैनिज्म का। बुद्धिज्म जैनिज्म इसके साथ साथ चलेगा। बिंदुसार के, हाँ, जो दूसरा वाला बेटा था, ठीक है, क्या खड़ा वेला कुछ ऐसे नाम था उसका। और बाद में मतलब उसको हराया था अशोका ने। अशोका ने अपने भाई को मार के थ्रोन पे बैठा था, उसको हराया था। फिर अशोका के बाद उसका बेटा आएगा बृहद्रथ, और फिर खत्म हो जाएगी अशोका डायनेस्टी। फिर इसका फायदा उठाएगा शुंगास, फिर आ जाएगी विश्वामित्र शुंगा, एक किंग होगा। फिर शुंगा डायनेस्टी आ जाएगी, उसको हरा देंगे बाहर से शाका जाके। फिर उस चीज का फायदा उठाएंगे स्कंद गुप्ता, और वो एस्टेब्लिश कर देगा गुप्ता डायनेस्टी। फिर गुप्ता डायनेस्टी राइज करेगी। फिर समुद्र गुप्ता के टाइम पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे होगी, फिर उसके बाद टूटनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद उसका फायदा उठाएंगे मुस्लिम्स, और फिर आएगा मोहम्मद गोरी, उससे पहले गजनी, फिर गोरी, फिर हम मिडिवल इंडिया में पहुंच जाएंगे। उसके बीच में छोटे छोटे एम्पायर बनेंगे, जैसे कि हर्षवर्धना का एम्पायर बनेगा, सतवाहन आ जाएंगे डेक्कन में, साउथ में चीरा चोला पांड्याज है, उनको चोलास जीत लेंगे दोनों को, और चोला एम्पायर आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास बदामी चलुक्याज आ जाएंगे बदामी के, और गुजरात वाले एरिया में गुर्जरा प्रतिहारा आ जाएगा। छोटे छोटे एम्पायर बनेंगे, फिर दोबारा वो कलेक्ट किए जाएंगे। फिर दिल्ली सल्तनत चलेगा, फिर मुगल एम्पायर आएगा, फिर मुगल एम्पायर के किंग आएगा औरंगजेब। उस टाइम पे पूरा इंडिया यूनाइट हो जाएगा, फिर टूटना शुरू हो जाएगा इंडिया। फिर उसका फायदा उठाएंगे अंग्रेज, फिर ब्रिटिश, फिर वो एक बड़ा एम्पायर बनाएंगे। तो बस ऐसे ही चल रहा है पूरे हिस्ट्री में, एक बड़ा एम्पायर बन रहा है, टूट रहा है, उसका फायदा लोग उठा रहे हैं,
फिर वो कोई कोई अच्छा किंग आ रहा है, उसको कंसोलिडेट कर रहा है, फिर वो टूट रहा है, बस यही चलता रहेगा। फिर ब्रिटिश एम्पायर बनेगा, वो फिर टूटना शुरू हो जाएगा। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनाइट करेंगे उसको, और वो आज तक चल रहा है, देखो कितना चलता है ना। चलो, इतना क्लियर है। सो वैदिक एज और उसके बाद की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मगध एम्पायर से, कल ही होगी है ना। कल हम स्टार्ट करेंगे मगध एम्पायर से, यही सारे किंग्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और यही किंग्स क्या करेंगे बाद में, बुद्धिज्म को भी पैट्रोनाइज करेंगे। बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स होंगी, जिसमें से पहली काउंसिल करवाएगा ये अजात शत्रु, दूसरी काउंसिल काल अशोक, तीसरी काउंसिल अशोका, और चौथी कराएगा कनिष्का। ठीक है, जो कि कुशान आएंगे बाहर से, फिर वो बाहर आके यहाँ पे बुद्धिज्म सीख जाएंगे, वो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वैदिक एज। कोई डाउट है तो बताओ।